कभी कभी अक्सर हमने ऐसा भी देखा हुआ है कि जो समाज से निकल के जो समस्या आती हैं उनका क्या औचित्य बन के आता है, क्योंकि जो अभी नए लॉ हमारे जो लागू हुए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि अभी तक जो पुराने लॉ थे जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए हुए थे, जैसा कि उनकी जैसा जो ऑब्जेक्ट होता था, जो उनकी मर्यादा होती थी, उसी के अनुरूप ही वो उनका नामकरण भी रखते थे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम अगर जिसमें विचार करेंगे कि इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, उसमें इस तरीके के प्रोविज़न बनाए गए थे कि जिसमें कि ये आम नागरिकों को, भारतवासियों को, ये उनको किसी भी कृत्य के लिए उनको दंड दे के न्याय कर सकें। यानी कि उनकी ये भावना थी, उनकी ये मंशा बनी हुई थी कि आखिर हम अगर जो भारतीय या किसी समाज को हम अगर जो मैनेज करते हैं तो उसको किस प्रकार मैनेज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ये निकल के सामने आता है कि अगर जो कोई व्यक्ति, अगर जो किसी ने कोई कृत्य किया है जो कि एक कानून की दिशा में वो उसका अपराध है, तो उसको निस्तारण कैसे किया जाए, प्रोसेस किया जाए। तो इस तरीके का जो ग्रंथ बनाए गए थे हमारे जो लीगल सिस्टम में कि दंड देने वाली ऐसी प्रक्रिया या दंड देने के साथ में हम न्याय करें, तो इन्हीं सब चीज़ों का इनका समाप्त करके इस तरीके से एक नया लॉ जो बनाया गया है, जिसके आधार पे हमारी भारतीय सरकार ने उनका नामकरण भी जैसा कि उनकी मंशा है और मंशा के आधार पर ही जो हमारे नए कानून है उसी के आधार पे उनका नामकरण भी किया गया है। कि जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम अगर जो किसी भी पक्ष में या किसी दूसरे पक्ष में अगर जो हम न्याय करने जा रहे हैं तो हम उसको न्याय दे सकें। ये जरूरी नहीं कि हम किसी को न्याय देने के लिए एक दूसरे पक्ष को उसको हम दंड भी दें, क्योंकि न्याय करने के लिए दंड देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि संभावना कहीं भी उसको कम नहीं आंकनी चाहिए। इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो किसी दोनों पक्षों में हो सकता है किसी को उसको दंड ना देना पड़े और जिसके आधार पे भी उनमें सुलह समझौता हो जाए, या जिसमें दोनों पक्षों में उनको ये लगे कि हाँ हमें वाकई में जस्टिस मिला है। तो इस जस्टिस का निराकरण करने के लिए, इसको पहुंचने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो एक नए तथ्य पे और नए फैक्ट के आधार पे जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां जो पहले होती हैं उनको दूर करके एक नया लॉ और एक नया सिस्टम जो ओरिजिनेट किया जाता है उसी के आधार पे एक नया लॉ बनता है, जिसमें एक समग्र समाज का निर्माण होता है। तो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर जो कोई नई चीज़ या नया लॉ समाज को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अगर जो बनाया गया है तो वो सही तरीके से परिपक्व हो, ये जरूरी नहीं है। इसी के आधार पे हम फॉर द एग्जाम्पल हम इससे बात करना चाहेंगे, जैसा कि आज का मुद्दा है। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और बेल आइकन हाँ अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहें। क्योंकि जानकारी के अभाव में हर व्यक्ति को हर समय पे उसको उचित राय नहीं मिल पाती, जिसके आधार वो सही स्टेप या सही कदम नहीं उठा पाते हैं, जिसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है और अंत में क्या भरपाई उनको देनी पड़े ये कोई नहीं जानता है। तो इसी के आधार पे हम ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आज के जो वीडियो में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हमारा जो नया लॉ, जो नए जो विधि बने हुए हैं वो सही तरीके से परिपक्व हैं या उनमें कोई कमी रह भी गई है। क्योंकि जहाँ तक मैंने ये सोचा है, मैंने ये देखा है, जो मेरे अनुसार उसमें कहीं ना कहीं एक जो कमी निकल के आई है, ज़्यादातर मामलों में उसने रिकवर कर लिया है। क्योंकि आज के समाज में परिदृश्य को देखते हुए कई धाराओं को भी जोड़ा हुआ है, जैसे कि सेक्शन 43 में, जिसमें अभी तक किसी भी मामले में या गंभीर मामले को के अतिरिक्त उसमें पुलिस को हथकड़ी लगाने का उसका प्रावधान नहीं था। लेकिन सेक्शन 43 के क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से उसमें पुलिस को पावर दी गई है कि सच एंड सच केसेस में उसमें केसेस की लिस्ट दी है और उस केसेस की लिस्ट के आधार पर अगर जो उनके अंतर्गत कोई भी अगर जो व्यक्ति अगर उसने कोई अपराध कारित किया है तो उसको
उसकी उस दशा में उसको हथकड़ी लगा के या उसको किसी भी तरीके से फॉरबिडन करके, यानी कि उसको अपने नियंत्रण में करके उसको थाने ले जाने के साथ में उसको न्यायालय में पेश करें। तो इसी के आधार पे एक त्रुटि और समझ में निकल के आई है, जो कि आज के समय में और आज के समाज को परिदृश्य को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मैं बात करना चाहूँगा कि सेक्शन अभी तक जो आईपीसी में था सेक्शन 377, यानी कि अप्राकृतिक रूप से किसी के साथ संबंध बनाने के लिए, तो इसमें हम अगर जो दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहें, क्या ये 377 जो समाप्त कर दिया गया है या उसको कहीं भी तरीके से उसको संशोधित करके किसी धारा में जो आज के जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय न्याय संहिता, उसको कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो अगर जो इस तरीके, क्योंकि आज के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में कहीं कहीं ये प्रदर्शन अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके के जो अपराध हैं जो बॉडी से रिलेटेड हैं, जो शारीरिक क्षमता के अनुसार जो अपराध बनाए गए हैं या ऐसे अपराध जो कारित किए जा सकते हैं, तो उनके लिए दंड प्रोविज़न क्या है या उनके लिए उनका जो ऑफेंस को कंट्रोल करने का क्या प्रोविज़न रखा गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो सेक्शन 377 आईपीसी के जो अपराध हैं वो निजता के अधीन हैं, वो किसी एकांत कमरे में या एकांत स्थान पे कारित किए जाते हैं, उसको पब्लिकली कहीं भी कोई भी व्यक्ति कारित नहीं कर सकता है। तो इसी दशा में इसी के आधार पर इसमें कोई भी पब्लिक विटनेस या कोई एक्स्ट्रा विटनेस नहीं मिल पाते हैं, जिसके लैक्स में वो अलग बात, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि केस छूटता है या नहीं छूटता है, एक्यूज्ड उसमें एक्यूटल होता है या नहीं होता है। लेकिन सर्वप्रथम सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जो हम दूसरे शब्दों में ये विचार कर सकते हैं कि अगर जो सेक्शन 377 आईपीसी का जो था, जिसमें अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने के लिए वो रोकता था, उसमें हम उसकी डिफिनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, डिफिनेशन आपको भी मालूम है, उसको अलग से कहीं अलग वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें ऐसे अपराध किए गए हैं जो प्रकृति के विरोध में हो या प्रकृति के विरुद्ध में हो। इसमें किसी पुरुष के साथ या किसी महिला के साथ या किसी कोई एनिमल के साथ भी अगर जो ऐसा कोई कारित करता है तो उसके लिए क्या रेगुलेट करेंगे, अगर जो कोई भुक्तभोगी है तो उसको कैसे न्याय मिलेगा। तो इस विषय पे चर्चा करने का औचित्य और आवश्यकता दोनों है कि हम किस तरीके से अगर जो इस तरीके के अगर जो अपराध कारित किए जाएं, तो बिल्कुल ये हम ये कह सकते हैं, क्योंकि निजता के अधीन है, ऐसे अपराध पति पत्नी के बीच में बिल्कुल कारित किए जा सकते हैं। और या हम ये भी कह सकते हैं कि पति को भी एक पावर मिल जाती है, एक उसको शक्ति मिल जाती है कि वो हम अपनी पत्नी के साथ उसके किसी भी तरीके से हम संबंध बना सकते हैं। अगर जो उसको किसी तरीके से अगर जो लॉ नहीं रोकता है तो ये एक बहुत ही विकराल स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो इस तरीके का लॉ को अगर जो कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको भारतीय न्याय संहिता में कहीं ना कहीं उसको अंगीकृत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर जो इस तरीके के अगर जो अपराध को अगर जो कंट्रोल या नियंत्रित नहीं किया गया तो इसमें इस तरीके की जो अभी तो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके पक्ष में क्या क्या शिकायतें सुनने को मिलेंगी और उनका क्या निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि हस्बैंड अगर जो उनका साथ नहीं देते हैं या वो किसी अन्य तरीके से उनको मैनिपुलेट करते हैं या वो अलग तरीके से, वो क्योंकि अलग कमरे में जहाँ किसी की कोई अप्रोच नहीं है, जहाँ वो किसी से कोई हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो वो उनकी पीड़िता का जो उनकी पीड़ा है वो कैसे व्यतीत की जाएगी, कैसे उसको शांत किया जाएगा। और इस तरीके का अगर जो कानून को, इस तरीके के अगर जो लॉ को अगर जो सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया तो इस तरीके के जो अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। और ऐसे इस दशा में पुलिस के पास भी कोई भी उत्तर नहीं रहेगा कि हम इस अपराध को कौन सी धारा में किस सेक्शन में उसको अंगीकृत करें या उसको हम दर्ज करें, जिससे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका लीगल प्रोसेस और लीगल जो रेमेडी है वो इनिशिएट हो सके। और इसी के साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके की जो एक्टिविटी या अपराध जो अगर जो कारित किए जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना भी अति आवश्यक है। और इसी के साथ में आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट हमारी और है जो मुझे कहनी चाहिए
कि अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने भी देखा है ज़्यादातर लोग जो वीडियो तो देखते हैं उसका लाभ भी लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने में इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें एक तरीके से उसमें मोटिवेशन मिलता है, जिसमें हम आपको समय समय पे अच्छे से और जो लेटेस्ट जानकारी जो इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, उस तरीके से हम आपको उसको शेयर कर सकें। और इसी शुभकामना के साथ, क्योंकि नए लॉ लागू हो चुके हैं और नए लॉ में कुछ भ्रांतियां थी उनको दूर होने के उपरांत कुछ फ़ायदे हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में कुछ अगर जो नुकसान या कुछ त्रुटियां या कुछ अगर जो कुछ ऑफेंसेस को इंक्लूड करना अगर जो रह गया है तो उसको भी हम समय समय पर डिस्कस करेंगे कि इसका उपचार क्या निकलना चाहिए। क्योंकि समाज का एक अभिन्न अंग जो एक दायरे में आके वो बहुत ही पीड़ित महसूस करे, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है और दायित्व बनता है कि एक से समाज में जो किसी एक पक्ष है वो कहीं से नीचे जाता चला जाए, उसका कहीं से डेवलपमेंट ना होने पाए। तो फिर जो हमारी भारतीय सरकार है उसका जो उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका विकास, तो इस तरीके से अगर जो सबका कल्याण नहीं हो सकता, सबकी अगर जो रेमेडी को ध्यान में नहीं रखा गया तो सभी का विकास नहीं किया जा सकता है। और इसी शुभकामना के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।